plants. So what is the process of sexual reproduction in plants? Sexual reproduction in plants. So सबसे पहले उसमें क्या होगा कि द मेल ऑर्गन ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड स्टेमन, मेक्स मेल गैमीट. सो जो स्टेमन है वो दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. मेक्स ये क्या बनाएगा? दैट इज मेल गैमीट. दैट इज पॉलन. सो पॉलन वो दाने की तरह होते हैं, इसलिए उन्हें पॉलन ग्रेन्स भी कह सकते हैं. नाउ दीज आर एनक्लोज्ड. तो ये जो होते हैं दीज आर एनक्लोज्ड इन एंथर. सो दीज आर एनक्लोज्ड इन एंथर. एंथर एंड्रॉयशियम भी कहलाता है, एंड्रॉयशियम. ओके, एंथर इज ऑल्सो नोन एज एंथर इज ऑल्सो कॉल्ड एंड्रॉयशियम. इज इट ब्लड? ओके, नो सर, सही है. ठीक है. तो इसको एंड्रॉयशियम भी कहते हैं. एंडर मीन्स क्या होता है? एंडर मीन्स मेल. तो उसी से एंड्रॉयशियम बना है. तो एंडर से मेल बना है और उसी से एंड्रॉयशियम है. जैसे कहते नहीं फिलेंडरर, तो ऐसा एंडर यानी ऐसा मेल जो फिलीन हो, मतलब घूमने फिरने का शौकीन हो. तो उस जहाँ पर एंडर आ जाए तो वो मेल होता है. और गाइनो का मतलब फीमेल होता है. तो इसलिए इसे एंड्रॉयशियम, क्योंकि इसमें मेल गेमीट है इसलिए एंड्रॉयशियम कहलाता है. सेकेंड इज द फीमेल ऑर्गन. सो फीमेल ऑर्गन कौन सा होता है? कार्पेल. सो फीमेल ऑर्गन दैट इज कार्पेल, या इसको दैट इज पिस्टिल भी कह सकते हो. सो द पिस्टिल मेक्स ओवम. तो ओवम दैट इज फीमेल गैमीट. कई ऐसे भी होते हैं कि उनमें बहुत सारे ओवम भी होते हैं. तो जैसे कुछ फ्रूट भी ऐसे हैं कि जिनमें सिंगल ओव्यूल है, कुछ मल्टी ओव्यूल है. जैसे अगर आप गुआवा खाओगे तो उसमें मल्टी सीड्स हैं, और जबकि मैंगो खाओगे तो सिंगल सीड्स है. तो अगर जिसमें ज़्यादा ओवम है तो उसमें क्या होगा? बहुत सारे ओव्यूल्स भी होंगे. तो अगर मान लीजिए किसी में ऐसा भी हो सकता है कि किसी कार्पेल में देयर विल बी मैनी ओवम, ऐसा बहुत सारा हो सकता है. तो ऐसे केस में उसमें क्या होगा कि जब ये ओवरी, तो ओवरी धीरे धीरे जब ये स्वॉलन होगी तो इसका जो ओवरी का बाहर वाला हिस्सा है दैट इज एपिकार्प. तो एपिकार्प क्या बन जाता है? एपिकार्प विल बिकम, इट इज कन्वर्टेड इनटू दैट इज फ्रूट. यही फ्रूट बन जाता है. ठीक है. और ये जो ओव्यूल की आउटर कोस्ट है ये सीड कोट बनती है. तो ये ओव्यूल है, लेकिन ओव्यूल क्या बन जाएगा बताओ? ये बन जाएगा सीड कोट. और इसके अंदर ओवम है, तो ओवम क्या बन जाएगा? वो सीड बन जाएगा. और सीड प्लस, सीड का मतलब यहाँ एम्ब्रियो से है. तो सीड में दो चीज़ें होंगी, एक होगा एम्ब्रियो और प्लस दूसरा क्या होगा कि उसका भोजन, दैट इज नोन एज सो व्हाट इट इज कॉल्ड एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म इस तरीके से होगा. तो यहाँ हमने देखा कि तीन चीज़ें हैं जो अलग अलग काम कर सकते हैं. और इसके अलावा जो इसके बाहर के पेटल्स एंड सेपल्स हैं दैट ऑल विल बी, ये जस्ट उसमें से डिके हो जाएंगे, तो दे विल फॉल ऑफ.
तो बाकी चीज़ें फॉल ऑफ हो जाएंगी, सिर्फ इसका रिसेप्टिकल रह जाएगा। रिसेप्टिकल में फूल उल्टा हो जाएगा, जैसे फूल सीधा है लेकिन फल उल्टा हो जाएगा क्योंकि फल हैवी है। तो पहले रिसेप्टिकल ऊपर की ओर फूल लिए हुए हैं, जैसे ही उसमें अब क्या हो जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए, उल्टा हो जाएगा, तो ये रिसेप्टिकल है। तो इसी डंठल पर फल लगा हुआ होता है। जैसे अभी ये ऐसा है, और अगर मान लो मोनो ओव्यूल्ड हो तो इसी रिसेप्टिकल पर हमें दिखाई पड़ेगा, और यहाँ पर ये देखो ये हो गया। तो ये जो फ्रूट है इसमें चूंकि बहुत सारे सीड्स हैं तो मल्टी ओव्यूल्ड रहा होगा। तो ये एप्पल है, खैर एप्पल की तो हम बात कर रहे हैं तो एप्पल तो रिसेप्टिकल से ही बनता है, ये एक स्पेशल केस है, लेकिन ज़्यादातर फ्रूट्स में ये रिसेप्टिकल है। सो रिसेप्टिकल तो यही रिसेप्टिकल है। तो यहाँ हमने बात बताई फीमेल ऑर्गन कार्पल मेक्स ओवम। ओवम क्या होता है, फीमेल गेमीट, ये चीज़ है। नाउ ये तो दो बात हो गई कि ये फीमेल गेमीट का दूसरा नाम ओवम भी है, या फिर एग सेल है, या फिर एग्स भी कह सकते हैं, इसे एग सेल भी कह सकते हैं या फिर एग भी कह सकते हैं। नाउ यहाँ पर ये जो हम देख रहे हैं इसका और भी कुछ पोर्शन है जिसको कि स्टाइल कहते हैं, और इसको स्टिग्मा कहते हैं। स्टिग्मा में कीमोट्रोपिज्म है, इसमें कुछ केमिकल रहता है, ये पॉलन ग्रेन को अट्रैक्ट करता है। ट्रोपिज्म का मतलब कोई भी चीज़ जो है दूसरी चीज़ को अट्रैक्ट करे, और जैसे इसमें पॉलन ग्रेन आ जाएगा तो इट विल बिकम हार्ड कोट। आफ्टर जब पॉलन ग्रेन में से एक पॉलन ट्यूब निकलेगी तो उसके बाद ये हार्ड कोट हो जाएगा, बस एक ही पॉलन ग्रेन को अंदर आने देगा। अब जरा देखें कि नाउ नेक्स्ट इज कि दोनों ने अपने अपने ऑर्गन्स बना लिए। नाउ मेल गेमीट लैंड ओवर। तो यहाँ पर एक और हमने बता दिया कि जो एंथर होते हैं वो फिलामेंट पे लगे हुए होते हैं, ठीक है। सो दिस इज स्टेमन। तो स्टेमन में दो चीज़ें हैं, एक क्या चीज़ है, दैट इज़ फिलामेंट, और दूसरा क्या है, एंथर। तो ये चीज़ जो नीचे लगी हुई है इस पूरे स्टेमन में, ये फिलामेंट है, एंड दिस इज एंथर, और पूरे का नाम क्या है, स्टेमन, ऐसा है। जबकि इसी को हम क्या कह रहे हैं, इसी को पिस्टल कह रहे हैं, कार्पेल कह रहे हैं। तो ये फीमेल है, और फीमेल के चारों तरफ क्या होगा, तो फ्लावर के आपने डिज़ाइन देखी है कि जो फीमेल है उसमें फीमेल के चारों तरफ, यहाँ पर आप देख लो, तो फीमेल के चारों तरफ क्या होगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो बहुत सारे स्टेमन होते हैं, दे आर मल्टी स्टेमन, ओके। किसी किसी में एक सिंगल स्टेमन है तो मोनोअडल्फस कहते हैं, अगर दो हैं तो डाईअडल्फस है, और अगर बहुत सारे हैं तो पॉलीअडल्फस। अडल्फस का मतलब भी होता है मेल। जैसे आपने ये सिटी का नाम सुना है, फिलाडेल्फिया। तो दो भाइयों के प्रेम की कहानी, दो भाइयों, फिलीन मीन्स लव होता है, तो फिलाडेल्फिया का मतलब है दो भाइयों के प्रेम का नगर। तो वो आपस में एक दूसरे से के लिए मर गए थे, तो ऐसा अमेरिका का एक नगर है जिसको फिलाडेल्फिया भी कहते हैं। तो एडल्फस अगर है तो वो भी हम इसी के लिए कहते हैं, स्टेमन के लिए। अब आगे देखें। नाउ मेल गेमीट दैट इज पॉलन लैंड्स ओवर स्टिग्मा ऑफ कार्पेल। मेल गेमीट lands over stigma of carpel। आइदर ये इस चीज़ पर है, बाई वाटर के द्वारा हो सकता है, एयर हो सकता है, या इसके अलावा इंसेक्ट्स। सो ये सब कैरियर हैं जो कि उसमें लैंड करा देते हैं, एंड इट इज़ कॉल्ड पॉलिनेशन। सो दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन, इसे परागण कहते हैं, पॉलिनेशन।
कई कई लोग ऐसा भी होता है कि पॉलन ग्रेन्स को कई लोगों को एलर्जी होती है स्मेल करने में, और कई जगह ऐसे होता है कि जो बहुत हेल्दी लोग होते हैं जो जिम जाते हैं वो पॉलन ग्रेन का पैकेट बाज़ार में आता है उसको खाते भी हैं। तो दोनों तरीके से पॉलन ग्रेन में इट इज़ वेरी न्यूट्रिशियस, और किसी किसी को अगर स्मेल करने फ्लावर और पॉलन ग्रेन चला जाए तो एलर्जी भी हो जाती है ना। और ऐसा आप अमेजन या उसी में देखेंगे तो पॉलन ग्रेन पर, तो पॉलन ग्रेन आप देखोगे तो उसके पैकेट मिलते हैं। नेक्स्ट इज देखिए, तो द मेल गेमीट इस पर चला जाता है तो दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। नाउ जस्ट 1 मिनट। हेलो हेलो, अच्छा, तो अब ये पॉलिनेशन दो तरीके का है। द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन स्टेमन टू स्टिग्मा ऑफ कार्पेल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। सो इट इज़, अगर उसी प्लांट में हो जाए तो उसको कहते हैं दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। इफ pollen of one stamen, ठीक है, falls on stigma of same or other flower of same plant, सेम प्लांट में भी सेम फ्लावर पे भी ट्रांसफ़र हो जाए, या फिर दूसरा फ्लावर हो लेकिन सेम प्लांट का हो, सेम और अदर flower of same plant, then it is called self pollination. If pollen of stamen of one plant, सर किसी और प्लांट का सर मेल गैमेट आके गिरेगा तब सेल्फ तो पॉलिनेशन वो होगा। पॉलिनेशन का कोई मतलब नहीं, वो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, तो इसलिए वो विएबिलिटी नहीं रहेगी। मान लीजिए जैसे अगर ऐसा कोई हो कि बंदर कुत्ते के साथ मेटिंग कर ले तो उनसे बच्चे पैदा नहीं होंगे, तो इसलिए उस चीज़ को फर्टिलाइजेशन नहीं बोला जा सकता है, ठीक है। सो उसी अगर ऑन स्टिग्मा ऑफ अदर प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज, तो उसी स्पीसीज का होगा नहीं। इफ पॉलिनेशन डज नॉट रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन देन देयर इज नो मीनिंग ऑफ पॉलिनेशन, इसलिए उसे फिर पॉलिनेशन नहीं कह सकते। सेम स्पीसीज देन इट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। तो इन्हीं कंट्रोल्ड मेथड से ही तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने ये पता लगाया था हेरिडिटी, क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन के की फैक्टर्स थे। अब ये बात हो गई कि पॉलिनेशन हो चुका है, देन व्हाट इज दिस नाउ, जब ये होगा नाउ पॉलन ट्यूब, ये लैंडिंग ऑफ पॉलन उस पर जब स्टिग्मा में आ गया, इसको कहते हैं कीमोट्रोपिज्म। ट्रोपिज्म का क्या मतलब है, जैसे अगर आपने पानी ज़मीन में डाल दिया तो क्या रूट्स पानी की ओर बढ़ती हैं, तो रूट्स उसकी तरफ बढ़ जाएंगी, तो उसको कहते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। तो अगर जैसे फ्लावर है या पेड़ की टहनी है या डाल है तो क्या वो सन की ओर बढ़ेगी, अंधेरे कमरे में रख दो तो उसको कहेंगे कि जैसे फोटोट्रोपिज्म। तो कोई भी चीज़ अगर किसी की ओर जा रही है तो उसको कहते हैं ट्रोपिज्म। ट्रोपिज्म का मतलब है डायरेक्शनल मूवमेंट। ये हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में ट्रोपिज्म दिया हुआ है लेकिन अभी नहीं पढ़ रहे हैं, फिर भी आप जान लीजिए रूट का पानी की तरफ डायरेक्शनल मूवमेंट हाइड्रोट्रोपिज्म कहलाता है, और इसी तरीके से ब्रांचेस का एंड लीव्स का सन की तरफ मूवमेंट हाइड्रोट्रोपिज्म कहलाता है। रूट का धरती की ओर जाना जियोट्रोपिज्म कहलाता है, ग्रेविटी की ओर बढ़ना, और स्टेम का ऊपर जाना यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट
तो उसको कहते हैं निगेटिव जियोट्रॉपिज्म, और अगर ग्रेविटी की तरफ जाए तो उसको कहते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। इस तरीके से जो रूट्स हैं, रूट्स जैसे मान लो नीचे गई तो उनको कहेंगे कि हाइड्रोट्रॉपिज्म पॉजिटिव है, लेकिन इस टाइम नहीं जाएगी कभी पानी की ओर, तो उसको कहेंगे निगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। रूट अंधेरी की तरफ बढ़ेगी तो निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, और स्टेम उजाले की तरफ बढ़ेगी, सूर्य की रोशनी की तरफ, तो दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो यहाँ हमने कहा कीमोट्रॉपिज्म। तो जब ये लैंड कर गया पॉलन उस पर, तो क्या वो किसी केमिकल की वजह से लैंड किया? स्टिग्मा पे कुछ केमिकल पड़ा हुआ था क्या? तो इसलिए इस चीज़ को क्या कहा जाएगा कि कीमोट्रॉपिज्म। नाउ लैंडिंग ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा इज कॉल्ड कीमोट्रॉपिज्म, केमिकल की वजह से। ऐसा हम लोगों में भी होता है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे स्पर्म दौड़ पड़े, तो हमारे में 2 फैलोपियन ट्यूब है फीमेल में, तो उन्हें एग की स्मेल आ जाती है, वो दूसरी फैलोपियन ट्यूब की तरफ नहीं जाते हैं, जिस ओवरी ने एग रिलीज किया है वो उसी की ओर दौड़ते हैं, एक भी स्पर्म दूसरी तरफ नहीं जाता है। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? दैट इज़ अगेन कीमोट्रॉपिज्म। कुछ ऐसा केमिकल है ओवा में जिसकी वजह से स्पर्म्स उसकी ओर दौड़ रहे हैं या पॉलन इसकी ओर दौड़ रहा है, तो यही कीमोट्रॉपिज्म है। दैट इज़ डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ मेल गैमीट टूवर्ड्स फीमेल गैमीट। So directional movement of male gamete to female gamete due to एरोमा या स्मेल। एरोमा का मतलब खुशबू, ड्यू टू एरोमा ऑफ केमिकल। तो केमिकल की वजह से अगर वो जा रहा है तो उसे कहेंगे दैट इज़ कॉल्ड कीमोट्रॉपिज्म। अब उस पर चला गया। नाउ पॉलन ट्यूब कम्स आउट। अब पॉलन ग्रेन उस पर गिर गया, तो पॉलन ग्रेन गिरने से क्या हो जाएगा? उसमें से एक पॉलन ट्यूब निकलेगी। ये देखिए, तो ये एक ओवरी है, तो ओवरी में यहाँ पर पॉलन ट्यूब के गिरते ही ये जो इसमें एक ओवरी के अंदर क्या होगा कि एक ओव्यूल होगा, और ओव्यूल के ऊपर क्या होगा? देयर विल बी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको एंटीगमेंट कहते हैं। इंटीगमेंट, फिम्ब्रे भी कह सकते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। तो अब यहाँ पर ये पॉलन इसके ऊपर लैंड कर गया है, तो इसके अंदर अभी एक जो है मदर सेल है या मेगा स्पोर है, इसको स्पोर भी कह सकते हैं। दैट इज मदर सेल, या और क्या कह सकते हैं? मेगा स्पोर। ये 2n है, अभी तक 2n है। फिर धीरे धीरे जो इसके अंदर ये सेल है, ठीक है, ये 4 में टूट जाएगी। अच्छा, 4 में टूट गई तो क्या जर्म सेल कहलाई? बोलो, बताओ। सो इट इज नाउ कन्वर्टेड इनटू जर्म सेल। तो जर्म सेल हो जाएगा, फिर इसकी एक बार माइटोसिस हो जाएगी। तो जर्म सेल में बदलना, इसको क्या कहते हैं बताओ? दैट इज मियोसिस। तो ये सब जर्म सेल्स हैं, ठीक है। तो जर्म सेल बन गई, ये 2n थी, तो क्या अब ये सब nn हो गई, n क्रोमोसोम। फिर इसके बाद ये एक बार और क्या होगा बताओ? हर एक 2-2 में टूटेगी, तो उसे क्या कहेंगे? माइटोसिस। तो माइटोसिस में n है तो n ही रहेगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो डबल नहीं होते हैं, तो हर एक का DNA डबल होगा, फिर टूटेगा, लेकिन फिर भी जितना है उतना ही रहेगा। तो पहली बार मियोसिस, और फिर उसके बाद एक से 2 बने, इसके भी 2 बने और इसके भी 2 बन गए, तो कितने बन गए? 8। बाकी ये जो बाहर का शेप है ये ऐसा ही रहेगा। ये सब कब हुआ? जैसे ही पॉलन ग्रेन इस पर लैंड हुआ है, वैसे ही इसमें एक तरीके से डिवीज़न, सेल डिवीज़न या मदर सेल डिवीज़न या ओवम का डिवीज़न शुरू हो गया है। अब ये सारे भी NN के हैं, एंड डीज आर 8, तो ये हैप्लॉइडिक हैं। N का मतलब है हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब है कि सिंगल
मतलब पेयर नहीं, अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स हैं। जैसे हमारे अंदर 23 पेयर में हो तो डाइप्लॉइडिक हैं, और जो हमारे बॉडी में स्पर्म्स हो या ओवा हो तो वो हैप्लॉइडिक होते हैं। उसमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, पेयर में नहीं होते हैं। तो ऐसे ये हैप्लॉइडिक है, जबकि ये कैसा था, ये 2n वाला था, और ये कैसा था, डाइप्लॉइडिक। तो ये चीज़ हो गई डाइप्लॉइडिक। अब ज़रा देखो कि जब पॉलन ग्रेन इसके ऊपर लैंड कर गया तो अब फर्टिलाइजेशन होना है। सो हाउ द फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस, सो इट विल, ये जो चीज़ हो गई रप्चर कर देगा ऊपर स्टिग्मा को। तो अब क्या होगा, नाउ यहाँ पर ये देखिए, ये जो इसके अंदर ये ओव्यूल है, और ओव्यूल के ऊपर क्या है, ये इंटीगमेंट है। इंटीगमेंट में क्या चीज़ है, ये इंटीगमेंट में ये एंड है माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड, और जबकि ये ऊपर वाला एंड है दैट इज शैलेजल एंड। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि यहाँ से पॉलन ट्यूब निकली, पॉलन ट्यूब निकलने में बस इसमें 2 सेकंड लगते हैं, पॉलन ट्यूब निकलने में यहाँ तक आने में, कोई कोई यहीं पे फोड़ के अंदर चली जाती है। तो ये जो 3 यहाँ सेल हैं, 8 थे, तो ये जो 3 ऊपर के हैं, इन तीनों को कहते हैं एंटीपोडल सेल। ये बुक में बना हुआ है डायग्राम, एंटीपोडल सेल, ये हम अभी दिखा देंगे, ठीक है। और ये जो बीच में है इनको कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई, और जो नीचे होते हैं इनको कहते हैं सिनर्जिड। सिनर्जिड का मतलब सहयोगी, तो दैट इज, और ये पॉड है, तो पॉड के दूसरी तरफ है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, एंटीपोडल सेल। पॉड के दूसरी तरफ है ना, तो इसलिए इसका नाम कब क्या पड़ा बताओ, पॉड का मतलब बर्तन होता है, तो बर्तन के दूसरी तरफ है, इसलिए इसका नाम एंटीपोडल है। और ये सिनर्जिड है, सहयोगी हैं, सो इनका नाम है सिनर्जिड सेल। सिनर्जिड सेल में जो मिडिल वाला है इसे एग सेल कहते हैं, एग सेल। यही जाइगोट बना देगा, यही एम्ब्रियो बना देगा। अब जरा देखें, तो इसमें से धीरे धीरे पॉलन ट्यूब निकली, और इसके अंदर एक जो सिंगल गेमीट था उसकी माइटोसिस हो जाएगी। माइटोसिस हो जाएगी तो फिर 2 गेमीट बन जाएंगे, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियाई और एक जनरेटिव न्यूक्लियाई। देखो इसमें से पॉलन ट्यूब निकल रही है, और ये पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड की ओर बढ़ रही है, और धीरे धीरे ये यहाँ आ गई। यहाँ आने पर ये इसकी जो 2 सहेलियाँ हैं एक सेल की, ये या तो इसको फोड़ देगी या इसको फोड़ देगी, और एक जो वेजिटेटिव न्यूक्लियाई है जो सिंगल है, अब सिंगल अंदर चलेगा, ये अंदर मूव कर जाएगा, ये अंदर मूव कर जाएगा। तो अंदर मूव कर जाने के बाद इसमें अब जब ये अंदर मूव किया तो 2 अलग अलग जर्म सेल में डिवाइड हो गया। एक है जो नीचे वाला है वो वेजिटेटिव न्यूक्लियाई है, ये सब न्यूक्लियाई ही मानो क्योंकि सेल तो यही है, ठीक है। और एक है जेनरेटिव न्यूक्लियाई। अच्छा, अब जरा देखो कि ये दोनों आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद क्या होगा कि अगला स्टेप होगा कि ये इसको फोड़ देंगे, एक किसी एक को, एक सिनर्जिड सेल को फोड़ देगा, एक अपने आप ही डिजेनरेट हो जाएगा, एक की मृत्यु हो जाएगी, और फिर उसके बाद ये आगे बढ़ जाएगा। जरा इस चीज़ को देखें, ये तो ये ट्यूब आई, और देखो ये ट्यूब यहाँ पर ऐसे आ गई, और इसमें 2 सेल्स थे, जबकि ये इसके इंटीगमेंट है। इंटीगमेंट का मतलब फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे हम लोगों में नहीं होता फिलोपियन ट्यूब में, तो फिलोपियन ट्यूब में उसको कलेक्ट करने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए, तो उसी तरीके से यहाँ पर 2 सेल तो बची रहीं, लेकिन ये यहाँ इसको फोड़ते हुए अंदर चला गया। 1 सिनर्जिड सेल को इसने तोड़ दिया, 2 बच रही हैं सिनर्जिड सेल, जिसमें ये बीच वाली जो है उसे एग सेल कहेंगे, एग सेल है। अच्छा, ये जब फोड़ के अब ये अंदर चला गया तो सीधा इसके पास गया, ये तो यहाँ जाके ये मिल गया, तो 2 पोलर न्यूक्लियाई हो गई और एक हो गई
वेजिटेटिव न्यूक्लियस। नीचे कौन सा था? वेजिटेटिव न्यूक्लियस था। ये एंटीपोडल सेल का कोई काम नहीं है, ये अब ये भी डिजनरेट हो जाएंगे। तो एंटीपोडल सेल मर जाएंगे। जनरेट का मतलब पैदा होना और डिजनरेट का मतलब मर जाना, तो डिजनरेट मृत्यु होना, दे विल डिके। और एक इसमें से ये वाला एक सिनर्जिड सेल तो मर जाएगा, डिजनरेट्स। अच्छा, अब ये चला गया और ये यहाँ पे चला गया, तो इस चीज़ को कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। टू पोलर न्यूक्लियाई एंड वन वेजिटेटिव न्यूक्लियाई फ्यूज विद ईच अदर फॉर्मिंग 3n क्रोमोसोम। इसको कहते हैं, इसकी प्लॉइडी जो है वो 3 है, तो इसको कहते हैं ट्राइप्लॉइडिक। ट्राइप्लॉइडिक, तो इसको कहते हैं टू पोलर न्यूक्लियाई एंड वन जनरेटिव न्यूक्लियस, वन वेजिटेटिव न्यूक्लियस। अब इसका वो दिखाएंगे वीडियो तो पता चल जाएगा, अब समझ लो पहले। वन वेजिटेटिव न्यूक्लियस फ्यूज, ये फ्यूज हो जाते हैं, इट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन, तो अब एक तो ट्रिपल फ्यूजन हो गया, ठीक है, तो माइक्रोपाइलर एंड से। अब एक और बच रहा है, देखो ये बचा, ये क्या करेगा? तो ये जो है ये जेनरेटिव है। जेनरेटिव न्यूक्लियस का क्या पोटेंशियल है? जनरेटिव न्यूक्लियस इट इज फ्यूजिंग विद द एग सेल। सो जनरेटिव न्यूक्लियस अब ये आगे जाएगा और आगे जाने पे ये यहाँ पे चला जाएगा इसके पास और यहाँ फ्यूज हो जाएगा ये। सो जनरेटिव न्यूक्लियस फ्यूजेस विद एग सेल। एक्सेल, अगर ये जनरेटिव न्यूक्लियस एक्सेल के साथ फ्यूज हो गया, इट इज कॉल्ड, क्योंकि ये दोनों साथ रहने वाले हैं तो इनको कहते हैं गेमी। सो इट इज, जैसे गेमीट वर्ड है ना, तो उसी से गेमी। सिन का मतलब दोनों एक जैसे हैं, समान पदीय हैं, जैसे माता पिता भाई बहन। समान पदीय का मतलब है दोनों का बराबर इंपॉर्टेंस हो, तो जब इस तरीके का हो तो उसको कहते हैं सिन गेमी। इट इज कॉल्ड सिन। सिन का मतलब है समान पदीय, सिंगेमी, ठीक है। तो सिंगेमी जो बहुत सारी, ये एक तरीके की मैरिज है। गेमी का मतलब है, गेमोस का मतलब है मैरिज करने वाला। पॉलीगेमी, जिसने बहुत शादियां की हों उसको कहते हैं पॉलीगेमी। मोनोगेमी जो एक शादी करता हो। तो गेमी का मतलब होता है मैरिज। तो यहाँ पर इन दोनों का आपस में जो मिलन हो रहा है दैट इज कॉल्ड सिंगेमी। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा जनरेटिव न्यूक्लियस फ्यूजेस विद एग सेल, इट इज कॉल्ड सिंगेमी, ठीक है। अब यहाँ पर एज ये जो सिंगेमी है, इट फॉर्म्स, ये क्या करेगा? इट फॉर्म्स डाइप्लॉइडिक जाइगोट। इससे क्या बन गया? जाइगोट, जिसकी कि प्लॉइडी 2n है। जाइगोट फर्दर सब डिवाइड्स बाई माइटोसिस, तो माइटोसिस से डिवाइड होगा और अल्टीमेटली ये एम्ब्रियो बना देगा। जाइगोट फर्दर सब डिवाइड्स, तो क्या होगा अब आगे? जाइगोट फर्दर सब डिवाइड्स, ठीक है, आफ्टर 8 फोल्ड डिवीजन। अगर इसने 8 फोल्ड डिवीजन कर दिया देन इट इज कॉल्ड एम्ब्रियो। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे करते जाओ 8 बार। सो आफ्टर 8 फोल्ड, तो 256 सेल ऐसे बन जाएंगे। आफ्टर 8 फोल्ड डिवीजन इट इज कॉल्ड एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो यहाँ पर है ये इट इज द फ्यूचर प्लांट। ये क्या चीज़ है? तो ये यहाँ पर ये जो चीज़ हो गया एम्ब्रियो क्या बनेगा सर? एम्ब्रियो। अब जैसे यहाँ पर ये जो चीज़ हो गई है तो ये एम्ब्रियो बन जाएगा, जाइगोट। एज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, यहाँ पर ये देखिए कि ये जो सीड है, तो सीड में जो ओव्यूल है,
ओव्यूल सीड कोट बन गया है। ये तो ये क्या है, जैसे मैंगो में देख लो तो सीड कोट, तो ये सीड कोट किससे बना, क्या ये ओव्यूल से बना? ओव्यूल के ही अंदर तो ओवम था, तो सीड कोट किससे बना बताओ? फ्रॉम ओव्यूल। और उस ओव्यूल के अंदर दो चीज़ें हैं, ये जो जिसकी 3n प्लॉइडी थी वो बना एंडोस्पर्म, जो ट्रिपल फ्यूजन हुआ था, और जिसकी 2n की प्लॉइडी थी तो वो जाइगोट था ना। तो जाइगोट अब किस में बदल चुका है बोलो, बताओ? एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो इज द फ्यूचर प्लांट, हाउ एवर दिस इज द फ्यूचर फूड फॉर द, जो प्लांट है उसके लिए फूड है। जब तक उसमें पहली पत्ती ना निकल आए तब तक ये उसके लिए खाना है, कि वो उसको खाना देगा, नरिश करेगा। तो ये फ्यूचर फूड है, फ्यूचर फूड। और ये क्या है? फ्यूचर प्लांट। So as fertilization takes place at two sites, one is at polar nuclei and other is at egg cell, so it is called double fertilization. As fertilization is taking, एक तो ट्रिपल फ्यूजन है, ट्रिपल फ्यूजन वर्ड याद रखना कि वो जो बीच में हो रहा है जिससे कि एंडोस्पर्म बना। तो ट्रिपल फ्यूजन रिजल्ट्स इन, तो ट्रिपल फ्यूजन रिजल्ट्स इन एंडोस्पर्म। हाउएवर जो सिंगेमी रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बन जाएगा। फर्टिलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस एट टू साइट्स, दो जगह पे हो रहा है, वन एट पोलर न्यूक्लियाई एंड अदर एट, दूसरा कहाँ हो रहा है? एग सेल। सो इट इज, दो जगह पर हो रहा है, चूंकि ये दो जगहों पर हो रहा है, सो इसलिए इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे कि इट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, द्विमुखीय निषेचन। तो ये अब डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, इट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन हो गया। तो डबल फर्टिलाइजेशन में जो ट्रिपल फ्यूजन रिजल्ट्स इन, तो ट्रिपल फ्यूजन किस में रिजल्ट करता है? ट्रिपल फ्यूजन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, क्या बनेगा? ट्रिपल फ्यूजन से फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, वही बढ़ता रहेगा माइटोसिस से, एंडोस्पर्म। ये फ्यूचर फूड है फॉर जो भी ग्रोइंग प्लांट या प्लांटलेट्स के लिए, सीड के लिए समझ लो। सीड है कोई, हमें तो सीड से मतलब है उसमें खाना अलग से मिल गया तो हमारा क्या मतलब? सीड तो प्लांट का जो पिछला हिस्सा है। अभी ये डॉर्मेंसी में है, डॉर्मेंसी का मतलब सोया हुआ है। हिटलर के समय में भी ऐसे कुछ सीड्स मटके में निकले हुए हैं अर्थन पॉट में, कि जो सोए हुए थे और उनको अभी भी उगाया गया, तो समझो तब से अब तक अभी तक वो उगाए, उनमें भी एबिलिटी थी। तो डॉर्मेंसी बहुत लंबी लंबी भी चलती है, ठीक है। तो साइटोकाइनिन एक उसमें ऐसा हार्मोन है जो उसको डॉर्मेंसी में रखता है। तो जब तक कि उसको एक सूटेबल कंडीशन ना मिल जाए, एक डैम्प एटमॉस्फेयर ना मिल जाए, वाटर ना मिल जाए, तब तक रखता है। नाउ अच्छा, ट्रिपल फ्यूजन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। हाउएवर सिंगेमी, जो यहाँ सिंगेमी हुई, तो सिंगेमी रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। सिंगेमी रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ, उससे क्या बना? दैट इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, उससे जाइगोट बना, और जाइगोट से फिर क्या बन जाएगा? क्या एम्ब्रियो? तो एम्ब्रियो से क्या बन जाएगा? क्या प्लांटलेट, और फिर पूरा प्लांट। फिर इससे प्लांटलेट को सीडलिंग भी कहते हैं, जो सीड से अभी अभी बनाओ तो उसे क्या कहते हैं? सीडलिंग्स। अच्छा, ये चीज़ हो गई। तो हम लोगों ने देख लिया कि अभी तो बात पूरी नहीं हुई, क्योंकि जर्मिनेशन तो देखा नहीं है,
जर्मिनेशन का मतलब है अंकुरण। जैसे हम लोग घर में क्या करते हैं कि थोड़े चने भिगो देते हैं, फिर मूंग की दाल भिगो देते हैं, फिर वो सुबह तक उसको रुमाल में, गीले रुमाल में रख देते हैं, फिर जर्मिनेशन हो जाता है। सो उसको नाश्ते के तौर पर खाते हैं। सो नेक्स्ट इज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो व्हेन सूटेबल कंडीशन अकर्स, तो क्या होगा, सीड रिमेन्स इन डॉर्मेंसी। सो ये कहा जा सकता है कि एंडोस्पर्म अलोंग विद एम्ब्रियो इज कॉल्ड सीड। एंडोस्पर्म along with embryo is called seed. It is covered with सीड कोट। कभी कभी क्या होता है, एंडोस्पर्म इतना ज़्यादा डिवाइड हो जाता है कि वो बाकी एम्ब्रियो के लिए थोड़ी जगह छोड़ता है और बहुत ज़्यादा डिवाइड हो जाता है। इतना डिवाइड हो गया और इतना भी डिवाइड हो गया, थोड़ी सी जगह ही उसने सीड के लिए एम्ब्रियो के लिए छोड़ी। ऐसे केस में ये डाइकोटिलिडन है। और अगर ये ज़्यादा ना डिवाइड हो, थोड़ा सा ही हो, तो उस केस में ये एम्ब्रियो है और ये एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो। थोड़ा ही डिवाइड हो तो एम्ब्रियो। तो अगर थोड़ा डिवाइड हो तो मोनोकोटिलिडन, जिसमें एक दाना हो, जैसे मेज़ होता है, मक्का भुट्टा मेज़। और कई कई बार है कि जैसे दाल होती है, खोल दो, मटर है, खोल दो तो खुल जाती है, तो इसको कहते हैं डाइकोटिलिडन। फिर भी यही है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो छोटा सा है। ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जब इसमें से पहले पत्ते निकलेंगे तो इसमें 2 पत्तियां निकलती हैं, तो ज़्यादा खाने की ज़रूरत पड़ती है। जबकि मेज़ में एक ही पत्ती निकलती है तो थोड़े खाने की ज़रूरत होती है। कई बार जो ये है, इनके रूट्स ज़्यादा अंदर तक जाते हैं तो ज़्यादा खाने की ज़रूरत पड़ती है। इसके रूट्स थोड़ा अंदर तक जाते हैं तो उसके लिए थोड़े खाने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम ये सब भी देखेंगे कि इसमें टैप रूट है और जबकि इसमें फाइब्रस रूट्स हैं, वो जो भी रीजन हो। तो इट इज़ डाइकोटिलिडन। जो भी सीड है उसके ऊपर एक सीड कोट होगा। सीड कोट के ऊपर अगर पल्प हो तो कहेंगे कि भाई सीड कवर्ड है। सीड कोट तो जरूर होगा, लेकिन अब आगे की बात है, क्या इसके ऊपर पल्प है? तो जिसमें पल्प हो उसको कहते हैं कि वो एंजियोस्पर्म है, वो फूल से बना है। और जिसमें पल्प ना हो तो वो कहेंगे जिम्नोस्पर्म है। सीड कोट। इफ सीड कोट, ठीक है, seed is covered, further covered with pulp, it means, इसका मतलब क्या हुआ, it is developed from flower, ये फ्लावर से बना है, and called एंजियोस्पर्म। एंजियो का मतलब ढका हुआ, और स्पर्म का क्या मतलब है? स्पर्म का मतलब है क्या, सीड है। इट हैज़ ए पोटेंशियल टू डू समथिंग। वैसे तो हम लोग मेल में जो होता है मेल गेमेट, उसको स्पर्म कहते हैं, बट प्लांट में ऐसा नहीं है। प्लांट में एनीथिंग विच इज़ विएबल इज कॉल्ड स्पर्म। तो उसको कहेंगे एंजियोस्पर्म, जिसका सीड ढका हुआ है। एंजियो का मतलब होता है कवर्ड। तो अगर पल्प से ढका हुआ है, पल्प वही ओवरी है जो उसका एपिकार्प बनाती है। ये मीज़ोकार्प है, ये एंडोकार्प है। तो मान लीजिए जैसे ये है कि किसी में, मैंगो में देख लो, तो मैंगो किससे बना होगा? मैंगो में आपने देखी होंगी कि उसमें छोटी छोटी क्या होती हैं कि जब आम होता है तो एक अमराई आती है, छोटे छोटे उसमें फूल आते हैं मैंगो में। ठीक है, तो ये मैंगो है, मैंगो का सीड है बीच में और सीड है। तो इस तरीके से हम ये देख लेते हैं कि ये फ्रूट है। फ्रूट क्या चीज़ है? ये जो है एपिकार्प क्या है? एपिकार्प। और ये है मीज़ोकार्प, और ये है एंडोकार्प। एंडोकार्प, ये एंडोकार्प है, ये वाली है सिर्फ ये एंडोकार्प। और फिर ये इसके बीच में यहाँ 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ क्या कहलाएगी? दैट इज 3N वाला एंडोस्पर्म, और ये 2N। तो इसको कहेंगे एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या है? क्या फ्यूचर फूड है? जब तक इसमें से
एक सीडलिंग ना निकल आए, और ये क्या है, एम्ब्रियो, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर प्लांट। तो ये मैंने बात बताई कि ये है, इट इज टोटल। एपिकार्प किससे बना बताओ, फ्रॉम ओवरी। मीजोकार्प किससे बना, ओव्यूल। और एंडोकार्प, तो एंडोकार्प है ओवम से बना है, बस वो ओवम की अपनी खुद की खोल है। अच्छा, इसको कहेंगे अगर मान लीजिए इसमें पल्प है, यही पल्प है जिसे हम खाते हैं, पल्प कोई तो फ्रूट कहते हैं, तो पल्प है तो फिर एंजियोस्पर्म कहेंगे। प्लांट में भी कई किंगडम है। इफ सीड इज नॉट कवर्ड विथ पल्प तो उसको कहेंगे जिम्नोस्पर्म, दैट इज नेकेड सीड्स, नग्न बीजी, अनावृत बीजी। सो इफ seed is not covered with pulp, it is called gymnosperm, naked seeds, naked सीड्स। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिसमें नेकेड सीड्स होते हैं। तो अब आप यहाँ पर ये देख लें कि जिम्नोस्पर्म कौन कौन से होंगे और एंजियोस्पर्म कौन कौन से होंगे, हम दोनों चीज़ों को देखें। ये तो बात समझ में आ गई ना कि इफ क्लियर है, दिखने में क्लियर आ रहा है, और इट इज़ फॉन्ट इज नॉट ओके। तो इट इज़ कॉल्ड जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में ये हो सकता है कि साइकस, पाइनस, कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिनके ऊपर कुछ कवरिंग नहीं होती है, तो उसको कहते हैं साइकस है, पाइनस है। बस वो सिर्फ हवा में तैरते रहते हैं और कहीं जा कर के बहुत हल्के हल्के सीड्स होते हैं। यहाँ पर भी देख लो बहुत जगह जगह तो बहुत पतली पतली उन पर लेयर होगी, और बस सीड रहेंगे और कुछ नहीं रहेगा उस पर। तो साइकस, पाइनस ऐसे सीड्स रहेंगे। नाउ लेट अस सी इट कि हाउ आर द अनकवर्ड सीड्स। तो उससे हमें एक आइडिया लग जाएगा। अनकवर्ड सीड्स, नाउ तो उनको हम जिम्नोस्पर्म कहेंगे, जो अगर अनकवर्ड हैं दैट इज जिम्नोस्पर्म। इस तरीके का देखो, ये सीड्स देखेंगे, इसमें खाने लायक कुछ नहीं है, बस ये सीड हैं। तो ये अगर आप देखेंगे तो ऐसे हैं, ये क्रिसमस में सजाए जाते हैं क्रिसमस ट्री पर, तो सूखे सूखे हैं, बस ये हार्ड कोट है, कभी ये फ्रूट भी नहीं है, तो बस ये अनकवर्ड सीड्स हैं देखने में। तो ऐसे बहुत सारे पेड़ आपको दिख जाएंगे जिसमें ये बस सीड है, बस इसको ज़मीन में डाल दो, नथिंग इज़। ऐसा आपने कभी देखा भी होगा, हो सकता है आपके स्कूल में, केवी में भी लगा होगा ऐसा। तो इस तरीके के जो सीड्स होते हैं, इसमें कुछ पल्प जैसा नहीं है, बस इट इज़ ऑल सीड्स। तो नहीं, पाइनएप्पल में तो खाने लायक चीज़ होती है, तो बट दैट इज़ जिसमें, जिस सीड में कुछ भी पल्प ना हो, तो सूखा सूखा सीड हो, तो उसे क्या कहेंगे, अनकवर्ड सीड्स। ठीक है, तो लकड़ी लकड़ी रहेगा, वुडन पार्ट, या बहुत हल्के हल्के भी अनकवर्ड लाइट सीड्स भी होते हैं, तो दैट ऑल्सो इज़ देयर। कुछ हवा में तैरते भी रहते हैं, तो जैसा भी हो, बट दीज आर अनकवर्ड। अब देखो, तो हमने ये देख लिया। अब ये तो बात हो गई कि किस तरीके से सीड जो है फ्लावर इज कन्वर्टिंग इनटू फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो सीड में कैसे कन्वर्ट होता है, और फ्रूट के क्या क्या पार्ट है। तो हमने फ्रूट के पार्ट भी देख लिए कि फ्रूट में क्या क्या होता है, यही तो फ्रूट है, तो फ्रूट के पार्ट देख लिए। अब नेक्स्ट थिंग इज कि अब अगर सीड है तो सीड में जर्मिनेशन होना चाहिए। सो कई तरीके के आप सीड्स देखेंगे, जैसे आप यहाँ पर देखो, ये गेहूं है तो ये मोनोकोटिलीडन है, जबकि ग्राम है ये डाइकोटिलीडन है। गेहूं मोनोकोटिलीडन है, ग्राम डाइकोटिलीडन है। मेज़ मोनोकोटिलीडन है, और ये बीन्स हैं या सेम है तो ये डाइकोटिलीडन है। तो दोनों तरीके के सीड्स होते हैं। डाइकॉट में 2 पार्ट होते हैं। ठीक है ना। अब जरा देखें कि सीड में भी आइदर मोनोकोटिलीडन और डाइकोटिलीडन,
ये चीज़ है। सीड में बी आइदर मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन। तो दो चीज़ हो सकती हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट, दो चीज़ हो सकती हैं। ओके, डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट। अब ज़रा देखो, तो कुछ चीज़ें हमें देख लेनी चाहिए कि मोनोकॉट और डाइकॉट में क्या क्या डिफरेंस हो सकता है। नाउ अब ज़रा देखिए कि ये देखिए, तो एक है मोनोकॉट, एक है डाइकॉट। तो इट हैज़ वन कॉटिलिडन, इट हैज़ वन कॉटिलिडन, जबकि इट हैज़ टू कॉटिलिडन, इसमें दो कॉटिलिडन होंगे। नेक्स्ट इज, इसमें जो मोनोकॉट है, जैसे कभी कभी आपने ये पत्ता देखा है केले का, उसमें पैरेलल वीनेशन होता है, ऐसे ऐसे। वीनेशन का मतलब होता है कि जिसमें से जाइलम और फ्लोएम है इस तरीके से, और इसमें क्या होगा, इसमें पीपल का पत्ता जैसा होता है, रेटिकुलेट वीनेशन, ऐसे जाएगा फिर ऐसे निकलेगा, ऐसे ऐसे। कभी देखा है, जाल बने होते हैं पत्तों में, और एक ऐसे ऐसे, समझ में आया। तो ये कैसा वीनेशन है, इसमें वीन्स कैसी बताइए, क्या सारी पैरेलल हैं, तो इट हैज़ पैरेलल वीनेशन। इसमें ये सांबर डोसा खाते हैं ये मद्रासी लोग, सो इट हैज़ पैरेलल वीनेशन। और जबकि इसमें जालदार होता है, इट हैज़ रेटिकुलेट वीनेशन। सो नाउ इट प्रोड्यूसेस ए सिंगल लीफ ऑन जर्मिनेशन। जब जर्मिनेशन होगा तो जो पत्तियां होंगी, पहली पत्ती एक निकलेगी और इसमें दो निकलेंगी, इसी से भी पता चल सकता है। सो इट प्रोड्यूसेस सिंगल लीफ, सिंगल लीफ, जबकि इट प्रोड्यूसेस टू लीव्स, टू लीव्स। नाउ अब देखिए, हाँ बोलो। सर सिंगल और टू लीफ मतलब जैसे अगर जैसे एक है, ये मेज है, तो मेज है, तो मेज में से ये प्लांट निकला, तो इसमें एक पत्ता निकलेगा बस सबसे पहले, तो ये चीज़ होगी। और ये और इसके जर्मिनेशन में, तो ये जैसे डाइकॉट वाला है, तो इसमें से निकलेगा, तो इसमें एक साथ दो पत्तियां निकलेंगी। तो पहला एक पत्ता निकलेगा, पहला दो पत्ता, और इसके साथ इट प्रोड्यूसेस, जो ये सीड है, तो सीड तो बाद में डिजनरेट हो जाएगा, सीड में से सब निकल जाएगा, तो इसमें से फाइब्रस रूट्स निकलेंगे। ये प्लांटलेट्स है, तो जो ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाने वाले को कहते हैं प्लम्यूले, प्लम्यूले। और जो नीचे चला जाएगा उसको कहते हैं, एक नीचे जा रहा रूट के लिए, उसको कहते हैं रेडिकल। तो ऊपर गया तो उसे क्या कहेंगे, प्लम्यूले, और जो नीचे गया उसको क्या कहेंगे। तो इसमें सिर्फ एक टैप रूट होता है, इसमें देखो कितनी सारी रूट्स ऐसे निकल रही चारों तरफ, ये फाइब्रस रूट्स है, और इसमें सिंगल रूट नीचे तक जा रही है। तो सिंगल अगर नीचे तक जाए, जो मेन हो, उसे क्या कहते हैं बताओ, क्या टैप रूट। और बहुत सारी जाएं, जैसे घास को उखाड़ो तो क्या उसके बहुत सारे गुच्छे गुच्छे निकलते हैं क्या। अब मूली को ज़मीन से उखाड़ो, रेडिश को, गाजर को, तो वो तो रूट ही है, क्या सिंगल नहीं निकल रही है। तो ये कैसी रूट है बताइए, तो इट इज़ फाइब्रस रूट। और ये कैसी है, इसमें टैप रूट है। तो ये जो नीचे गया इसे रेडिकल कहेंगे। तो सीड में दो चीज़ें निकलती हैं, एक यहाँ पर प्लम्यूले ऊपर जाता है और रेडिकल नीचे चला जाता है। तो अगर जो ऊपर जाए तो प्लम्यूले है, और फिर और भी चीज़ें देखें, इसमें कुछ और भी डिफरेंसेस। तो नाउ
तो ओके, नाउ अब देखो कि जैसे ये देख लो, तो इससे क्या पता चल रहा है कि इसमें सिंगल कोटिलीडन है, और जबकि इसमें क्या है, क्या दो कोटिलीडन होंगे। जैसे मैंने नहीं बताया था कि दो कोटिलीडन होते हैं, वही जो एंडोस्पर्म है वो बढ़ के दो पार्ट में हो जाता है। अच्छा, ये इसका वीनेशन देखो तो इसमें रेटिकुलेट है, जालदार, और जबकि इसका वीनेशन देखो ये कैसा है, क्या ये पैरेलल है? चेक करो, ऐसी पत्तियां देखी हैं, पैरेलल वीनेशन। अच्छा, इसमें देखो जो वेस्कुलर बंडल है वो कितना अरेंज्ड है। इसमें वेस्कुलर बंडल में आपने देखा बहुत सारे वेस्कुलर बंडल हैं, ठीक है। तो दैट इज, इट इज रिंग्स ऑफ वेस्कुलर बंडल, ये ठीक है। दीज आर ओनली फॉर जाइलम एंड फ्लोएम, जो कि एक बंडल में, तो कितने सारे वेस्कुलर बंडल हैं, जबकि इसमें कोई अरेंजमेंट नहीं है। मोनोकोटिलीडन में अरेंजमेंट नहीं है। इनके जो फूल हैं वो किस तरीके से हैं, वो ट्राइमेरस हैं, हर चीज़ तीन तीन है, तीन फूल हैं, अंदर भी तीन फूल हैं, जबकि ये पेंटामेरस हैं, इसमें 5 फूल होते हैं। तो जो डाइकॉट है उसमें 5 फूल है, पेंटामेरस, और जबकि ये कैसा है, ट्राइमेरस। अच्छा, इसकी रूट्स देख लो, ये एक इसमें मेन रूट है, मेन रूट को टैप रूट कहते हैं, और जब गुच्छेदार जड़ आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फाइब्रस रूट। तो कुछ और भी चीज़ें देख लें। पहली बात कि इसमें जो फ्लावर्स होंगे, पेटल्स होंगे, सेपल्स होंगे, वो तीन तीन के में होंगे। सो दैट इज सेपल्स, पेटल्स आर ट्राइमेरस, सब तीन तीन के अरेंज होंगे। तो पेटल्स, सेपल्स ग्रीन वाले को कहते हैं, और पेटल्स पंखुड़ी को कहते हैं। पंखुड़ी जिसको फूल की पत्तियां कहते हैं। और सेपल्स क्या होते हैं, बाहर में होते हैं, वो ग्रीन होते हैं। दीज आर ट्राइमेरस। और जबकि इसमें क्या होंगे, पेटल्स, सेपल्स आर पेंटामेरस। तो ये 5 के उसमें रहेंगे। ट्राइमेरस का मतलब 3+3 भी हो सकते हैं, या सिंपली 3 भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है सिर्फ 3 ही पत्तियां हो, नहीं तो 3 बाहर 3 अंदर। तो ऐसा भी हो सकता है कि 3 पत्तियां ऐसे बाहर से 3 दिखी और फिर 3 यहाँ दिख गई। ऐसा भी होता है किसी किसी में कि 2 राउंड हो सकते हैं। और इसमें क्या होंगे, पेंटामेरस। फिर पेंटामेरस कैसे भी हो सकता है, लेकिन 5 होंगे, ऐसा भी हो सकता है एक दूसरे के ऊपर। वो कैसा होगा उनका जो फ्लावरिंग सिस्टम, वो 11th में पढ़ेंगे, लेकिन अभी 5 है तो पेंटामेरस। अच्छा, ये बात हो गई कि इनमें इस तरीके से होता है। वेस्कुलर बंडल इज स्कैटर्ड, जबकि इसमें वेस्कुलर बंडल क्या होगा, अरेंज्ड होगा। तो वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड। एंड वेस्कुलर बंडल अरेंज्ड, वो कंसेंट्रिक सर्कल में अरेंज होंगे। बाकी आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं। तो व्हीट जो टूटे नहीं, राइस, मेज, जबकि इसमें क्या, ग्राम, हर तरीके की दालें, सो पल्सेस, बीन्स, ये सारे हो गए। अच्छा, ये तो बात हो गई कि सीड रिमेन्स इन डॉर्मेंसी until there is not suitable condition for it to germinate। तो जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, द बिगिनिंग ऑफ ग्रोथ ऑफ सीड, द बिगिनिंग ऑफ ग्रोथ ऑफ सीड, ठीक है, इज कॉल्ड जर्मिनेशन ऑफ सीड, कॉल्ड जर्मिनेशन। जर्मिनेशन का मतलब होता है अंकुरण, जबकि फर्टिलाइजेशन का मतलब निषेचन होता है। जर्मिनेशन ऑफ सीड ये चीज़ है। सो अंटिल ये टिल देन द सीड रिमेन्स डॉर्मेंट if there is no suitable environmental condition, if
देयर इज नो suitable environmental condition seed remains, तो seed remains dormant. डॉर्मेंट का मतलब सोया रहेगा, इट रिमेन्स डॉर्मेंट. तो अब हम देखेंगे कि सीड की जो जर्मिनेशन है उसमें क्या होता है. सीड जर्मिनेट होता है. वैसे हम लोगों ने देखा है कि कोई चीज़ जब ग्रो करती है तो उसका वजन बढ़ता है, लेकिन सीड के केस में ऐसा नहीं है. जब सीड अपनी डॉर्मेंसी तोड़ता है, जर्मिनेट होता है, तो उसका वजन एक बार घटता है फिर बढ़ता है. अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि ऐसी क्या चीज़ है जो बढ़ती है तो घटती है, तो वो सीड ही है. सीड का वजन कम होगा फिर बढ़ेगा. अब ज़रा देखो कि जैसे कोई भी सीड है, तो सीड में से ये जब जर्मिनेशन होगा, ये मान लो सीड है, तो सीड में सीड के पार्ट देखें और पार्ट्स ऑफ सीड, पार्ट्स ऑफ सीड. नाउ अब देखो कि नाउ अब जरा देखिए कि यहाँ पर जब सीड ऊपर जाएगा तो एक चीज़ ऊपर इसमें से जाएगी, वो इस तरीके से बढ़ने की कोशिश करेगी. तो ये चीज़ जो ऊपर जा रही है, दैट इज़ ऊपर जाने पर इसको क्या कहेंगे. और एक चीज़ यहाँ से नीचे भी बढ़ेगी, ये नीचे भी बढ़ेगी. ठीक है. तो अब इस चीज़ को जो ऊपर बढ़ रही है, इसमें इसे रेडिकल कहेंगे. रेडिकल. तो रेडिकल क्या बना देगा, फ्यूचर रूट. और ये क्या है, बुक में दिया हुआ है प्लम्यूल. प्लम्यूल के दो पार्ट हैं, एक सबसे ऊपर है जो बाहर निकल जाएगा, एपिकोटाइल, और एक जो थोड़ा अंदर रह जाएगा ज़मीन के अंदर, उसको कहेंगे हाइपोकोटाइल. बस आप प्लम्यूल देख लें, ये फ्यूचर स्टेम है. तो किसी भी प्लांट के दो ऑर्गन होते हैं, हम लोगों के तो बड़े ऑर्गन हैं, एक शूट सिस्टम, एक रूट सिस्टम. तो ये फ्यूचर स्टेम है. तो जो चीज़ ऊपर रह गई, वो ऊपर जो जा रही है उसको कहते हैं शूट सिस्टम, ये उसका ऑर्गन है. और दूसरा ऑर्गन क्या है, रूट सिस्टम. तो प्लांट में ये दोनों चीज़ें होती हैं. तो यहाँ पर ये सब दिया गया है कि प्लांट में क्या क्या होता है. तो प्लांट में एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, ये सारी चीज़ें हैं, और कॉटिलिडन्स हैं डाइकोट प्लांट में. तो हमने ये देख लिया कि जर्मिनेशन किस तरीके से प्लांट में होता है. नाउ ओके. तो किसी चीज़ को देख के भी, जो एस चांद की बुक है उसमें भी दिखाया गया कि जर्मिनेशन होता है, तो जो चीज़ ऊपर चली जाती है तो वो क्या कहलाती है, ग्रीन लीव्स. अगर सिंगल है तो मोनोकॉट कह दो, अगर डबल है तो ये नीचे टैप रूट से ही पता चल रहा है कि अगर टैप रूट किस में होती है, क्या डाइकॉट में होती है. तो डाइकॉट है, तो उस चीज़ को यहाँ पर दिखाया जा रहा है. बीन, नीचे लिखा है बीन प्लांट, तो बीन तो डाइकॉट होती है, तो उसका टैप रूट होता है. और ये ऊपर दो पत्तियाँ हैं, दिखने में भले न लग रही हो, बट ये दो पत्तियाँ हैं. अच्छा, अब ये देखिए ना कि ये तो पूरी बात हो गई प्लांट की. प्लांट पे हम लोगों ने पूरा कर लिया कि जर्मिनेशन क्या होता है. द बिगिनिंग ऑफ ग्रोथ ऑफ सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन. नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. तो एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ह्यूमन का है. ह्यूमन के पहले देख लेते हैं अगर कुछ. ओके.
नाउ सीधा आपके बुक में दिया गया है, ह्यूमन का ही रिप्रोडक्शन दिया गया है, तो हम लोग भी ह्यूमन का ही देखेंगे। ओके, नाउ सर क्लास थोड़ी बड़ी रख लेना, फिर उसका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। ऐसा होगा तो कल भी रख लेंगे, ये चैप्टर इतना छोटा नहीं है जितना आप सोच रहे हो। कल की शिफ्ट शाम को मत रखिएगा सर, सुबह की रख लीजिएगा। हाँ सर, साइंस के रख लेना। ओके तो ओके। हॉलीडे है ना। सर आज ही कंप्लीट करा दो। आज नहीं खत्म होगा, अभी 4 दिन लगेंगे इस चैप्टर में। कल कर आ लीजिएगा सर, कल भी। सर कल एक और क्लास ले लेना, हॉलीडे छोड़ो। हाँ कल ले लेंगे, और हॉलीडे पर शाम की मत लीजिएगा सर। सुबह की ले लेंगे। अब देखो, सेक्सुअल हाँ, सर, सुबह। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ओके, सुबह हम 11 बजे ले लेंगे आपकी क्लास, ठीक है? यस सर। ठीक है। अब जरा देखिए कि सबसे पहले हम लोगों में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन इज व्हाट? सो फर्टिलाइजेशन मीन्स द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। सो स्पर्म इज द मेल गेमीट इन एनिमल्स, चाहे हम लोगों में, ह्यूमन में हो चाहे किसी में भी। तो स्पर्म इज मेल गेमीट, तो स्पर्म मेल गेमीट है। ह्यूमन में अगर हम देखें तो दिस इज स्पर्म, तो ये मेल गेमीट है जिसको कि स्पर्म कहते हैं, ये चीज़। सो इट इज़ मेल गेमीट, ठीक है? इसमें इसका हेड है, ठीक है, या ये मेन सेल बॉडी है, और ये पीछे इसकी टेल है जो इसको ये मोटाइल बनाता है। नाउ इट इज ये अभी इसका हम पूरी बॉडी का बता देंगे सब कुछ इसके बारे में, बट दिस इज इसमें ये आगे इसका हेड है और बाकी की चीज़ क्या हो गई, दैट इज टेल। तो स्पर्म इज मेल गेमीट। इन ह्यूमन, दैट इज ह्यूमन में या किसी में भी, एनिमल में भी ले सकते हो, हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन में। एंड ओवम, ओवम इज फीमेल गेमीट, फीमेल गेमीट, ठीक है, ह्यूमन में ही है। अब जरा देखें, द फ्यूजन ऑफ मेल, द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। द कल आप वाइवा लेंगे क्या? नहीं, वाइवा तो नहीं लेंगे। फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम हम अपलोड कर देंगे कल। आप लोगों की तीनों कापियाँ चेक हो गई, एक वीक हो गया है, तो कल मैं उसका वो PDF बना के अपलोड कर दूंगा। इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। वो एक मैथ की क्लास ली थी ना, उसी के हमने जो कराए थे टेस्ट। समझ में आई बात? अगर स्पर्म ओवा से मिल जाए तो उसको क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन। जरा इस बात को देखो कि मान लीजिए ये बहुत बड़ा ओवा होता है और उसमें एक छोटा सा स्पर्म, शायद इससे भी छोटा होता होगा, तो ये इसमें चला जाएगा और इसके आगे ये अपने न्यूक्लियस को क्या अंदर छोड़ देगा, और यहाँ पर एक सेंट्रल न्यूक्लियस है, तो इन दोनों का आपस में क्या होगा, ये N क्रोमोसोम रख रहा है और ये N क्रोमोसोम, तो ये दोनों मिल जाएं और फिर इसके बाद इसका कोई काम नहीं, ये डिजनरेट हो जाएगा। तो इसके बाद ये जो फ्यूज़न हो गया, तो क्या यहाँ पर अब 2N हो गया, इनका फ्यूज़न हो गया, तो ये 2N हो गया, यही जाइगोट है। और इसके पहले ये स्पर्म है और ये ओवम। सो फ्यूज़न ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ठीक है? इट में अकर आइदर इनसाइड फीमेल बॉडी और आउटसाइड ऑफ फीमेल बॉडी। इफ इट अकर्स
inside female body, then it is called internal fertilization. If fertilization occurs inside female body, फीमेल बॉडी को इसीलिए कॉम्प्लेक्स बॉडी कहा जाता है, इतनी आसान नहीं है क्योंकि फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस और जो जेस्टेशन है, जो 9 महीने का प्रोसेस है, इट इज़ सो कॉम्प्लेक्स कि अगर उसमें ज़रा सी गड़बड़ हुई तो फिर एक पार्ट्यूरेशन या बेबी की डिलीवरी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए फीमेल बॉडी इज़ मोर कॉम्प्लेक्स देन मेल बॉडी। एंड गॉड हैज़ बेस्टोड, तो भगवान ने वरदानित किया है, गॉड हैज़ बेस्टोड फीमेल विथ सम नोबल वर्चूज़, कुछ ऐसे दैवीय गुणों से वरदानित किया कि वो बच्चे को पाल सके। अगर पिता एक छोटे बच्चे को पाले तो शायद ना पाल पाए, लेकिन माँ एक बच्चे को अपने नोबल वर्चूज़ से, दिव्य गुणों से, उसमें पेशेंस होता है बहुत चीज़ों के लिए, ठीक है, और कंपैशन होता है, ग्रेटिट्यूड होता है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से वो अपने बच्चे को सेक्रीफाइस बहुत ज़्यादा होता है, तो पिता इतना नहीं कर सकता जितना माँ कर सकती है। सो ड्यू टू दिस ऐसा बनाया गया है। तो वर्चूज़ भी वैसे हैं, बॉडी भी कॉम्प्लेक्स है। इफ़ फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड फीमेल बॉडी इट इज़ कॉल्ड, तब इसे क्या कहेंगे? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, लाइजेशन। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस में होगा? जैसे हम ये बात देख सकते हैं कि अगर हम एम्फीबियंस को छोड़ दें तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो भी होगा, पीसेस को छोड़ दें और एम्फीबियंस को, तो रेप्टाइल्स में होता है और ये बॉडी के अंदर, ठीक है, और नहीं तो इनके बाकी इन दोनों में लार्वा निकलते हैं। लार्वा का मतलब है कि वो जो पानी में तैरते रहते हैं अंडे, ठीक है, उससे होता है। तो पीसेस में और एम्फीबियंस यानी मेढक में और मछली में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, जबकि सांप, छिपकली, चिड़िया और जितने जानवर हैं यानी जो कि क्वाड्रूपोडल हैं, उन सभी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। सो इट इज़ कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इफ़ fertilization occurs outside female body, तो उसे क्या कहेंगे? Then it is called external fertilization. सर आउटसाइड किसके होता है? एक मिनट। सो आउटसाइड फीमेल बॉडी, तो उसमें क्या कहेंगे? आउटसाइड फीमेल बॉडी, देन इट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसे आप यहाँ देखो कि ये मेढक और मेढकी का कॉपुलेशन दिखाया गया है, तो आप देखेंगे कि दैट इज़ फ्रॉग है और नीचे फ्रॉगस है। तो फ्रॉग जो ऊपर है दैट इट इज़ रिलीजिंग ए लॉट ऑफ स्पर्म, एंड साथ में मेढकी फ्यू ओवम्स छोड़ रही है। तो ऐसे केस में ये पानी में ही इन दोनों का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फीमेल बॉडी के अंदर नहीं होगा। ये फीमेल बॉडीज में ओवी पेरस ऐसा नहीं है कि एक ऐसे बच्चे को जन्म दे जो फर्टिलाइज्ड है, वो ये अनफर्टिलाइज्ड एग को जन्म देती है, सिर्फ एग छोड़ देती है, बाहर ये फर्टिलाइजेशन होता है, बाहर फिर इनका लार्वा बनता है, फिर लार्वा से मेंढक बनता है। तो इस तरीके से अगर पानी के अंदर फर्टिलाइजेशन, जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो वाटर के अंदर ही संभव है। सो दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। समझ में आ गई बात? ठीक है। सो ये तो बात हो गई फर्टिलाइजेशन की। नाउ अब जरा देखिए, हाँ बोलो। सो इन फ्रॉग एंड अगर हम देखें तो एनिमल्स किसे कहते हैं? और एनिमल्स, पहले तो यही सोचो एनिमल किसे कहते हैं? जिनमें क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड होती है, या जिन्हें कॉर्डाटा कहते हैं। कॉर्डाटा का मतलब कॉर्ड, कॉर्ड का क्या मतलब होता है कि जिसमें सारा नर्व सिस्टम इस स्पाइन के अंदर चले। हमारी पीठ में एक स्पाइनल कॉर्ड है, मालूम है? मेरुरज्जु, रीढ़ की हड्डी, मालूम है कि नहीं?
तो सारी नर्व्स क्या उसके अंदर से होके ब्रेन तक जाती हैं? बोलो बोलो, ये सारी क्या है? नर्व सेल्स हैं कि नहीं? तो उसके बीच में होल है, तो ये इसको क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। और ये सब कहाँ जाती हैं? क्या ब्रेन तक? तो जिसमें स्पाइनल कॉर्ड होगी वो सभी कौन होंगे? कॉर्डाटा कहलाएंगे। कॉर्डाटा का मतलब जिसमें स्पाइनल कॉर्ड है। और उन सभी को क्या कहते हैं? एनिमल। तो एनिमल 5 तरीके के होते हैं। कौन कौन से 5 तरीके के होते हैं? सबसे कम से सबसे ज़्यादा की ओर। सबसे कम है पिसेस। सो पिसेस का मतलब मछली, फिश। तो सबसे पहले ये सबसे प्रिमिटिव है, मतलब एनिमल तो वैसे सबसे एडवांस है। और सब एनिमेलिया ग्रुप में अगर हम देखेंगे तो इसमें कॉर्डाटा है। कॉर्डाटा ग्रुप की हम बात कर रहे हैं एनिमल्स में, जो कॉर्डाटा है। और भी एनिमल है, लेकिन एनिमल्स में हम कॉर्डाटा की, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉर्डाटा। तो कॉर्डाटा में पिसेस आ गई। फिर कौन आ गया बताइए? ठीक है, सो ये भी एक तरीके का एनिमल किंगडम का अब ये फाइलम है। तो कॉर्डाटा क्या हो गया यहाँ पे? फाइलम। तो हम इस फाइलम की बात कर रहे हैं। और भी बहुत हैं, प्रोटोकॉर्डाटा, न जाने कितने और दूसरे तरीके के मोलस्का हैं, वो सब भी एनिमल्स हैं। तो जैसे सीप, घोंगा, जो शंख हम बजाते हैं, वो सब भी एनिमल है। पूरा एनिमेलिया ही है। जो चल फिर सकते हैं वो सब एनिमेलिया है, लेकिन हम कॉर्डाटा की बात कर रहे हैं, उसके 5 टाइप हैं। तो पिसेस हो गया, और दूसरा क्या हो गया? एम्फीबियन। एम्फीबियन का मतलब जैसे फ्रॉग, जो पानी में भी रहें ज़मीन में भी रहें। फ्रॉग, टोड, ये है। तो पानी में जाएं, ये किसके लिए? मेटिंग के लिए पानी में जाते हैं, फर्टिलाइजेशन के लिए। बाकी ज़मीन में घूमते रहते हैं। ठीक है, सो प्रॉप करते रहते हैं। अब इसके अलावा रेप्टीलिया, जो कभी पानी में ना जाएं। तो रेप्टीलिया कौन से हैं? रेंगने वाले। सो क्रीपर्स, जैसे स्नेक, लिजर्ड, डायनासोर। फिर उससे ऊपर हुआ तो रेप्टीलिया हो गया। फिर उसके बाद एविस। एविस का मतलब पक्षी, बर्ड। और उसके ऊपर कौन हुआ? दैट इज़ मैमल, जो बच्चों को जन्म दें और उनसे अटैचमेंट रखें, उनको फीडिंग करें, तो ब्रेस्ट फीड करें, दूध पिलाएं। तो मैमल्स, हम लोग मैमल्स हैं, हम सबसे श्रेष्ठ हैं। मैमल्स में कुत्ता, बिल्ली, गाय, लायन, जो बच्चों को जन्म दें वो सब मैमल्स हैं। हॉर्स, ये जितने भी हम देखते हैं सब मैमल्स हैं। जो अंडों को जन्म दें, तो अंडे देने वाले क्या हुए बताओ? क्या ये अंडे देने वाले हुए? तो इनको क्या कहेंगे? क्या ये फर्टिलाइज्ड एग देते हैं? तो जो अंडे देते हैं उनमें उनके बच्चे हैं, तो इनको कहेंगे ओवीपेरस। और हम लोग क्या है बताओ? क्या बच्चों को जन्म देते हैं? तो विवी पेरस। अच्छा, ये लोग क्या देते हैं? ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, और सिर्फ ये अनफर्टिलाइज्ड ओवम इनकी मादा रिलीज करती है। फीमेल अपना अनफर्टिलाइज्ड एग रिलीज करेगी, बाहर जाके फर्टिलाइजेशन होगा। तो इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। सर ये इसका समझ नहीं आई है। अभी समझो। सबसे सिंपल पिसेस है। मछलियों में जब लड़ाई होने लगी किसी चीज़ को लेके, तो कुछ लोग बाहर निकल आए, बोले हम नहीं जाएंगे पानी में, वहाँ खाने पीने की लड़ाई है, तो वो फ्रॉग बन गए। फिर वो सब मेटिंग के लिए ही पानी में जाते थे। फिर कुछ ऐसे रह गए, बोले हम ज़्यादा दूर निकल आए, अब वो पानी में जा ही नहीं सकते थे। फिर वो वहीं पे रेंगने लगे, और उन्होंने कहा कि अब हम यहीं मेटिंग करेंगे, और हमारे अंदर अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। तो इन सब में अब फिर क्या होने लगा बताओ? ये तो पानी में नहीं जा सकते थे, तो इनमें क्या हुआ बोलो? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बोलो, इतनी बात समझ में आई? कि जैसे पानी से बहुत दूर निकल आए स्नेक, अब पानी तो पीछे छूट गया, तो अब जाएंगे क्या फर्टिलाइजेशन के लिए? तो फिर इन्होंने, इनकी जो फीमेल है उसने कहा कि हमारे अंदर ही फर्टिलाइजेशन करो, और हम अपने अंदर ही बच्चे को पालेंगे। तो फिर उसके बाद इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होने लगा। अब जब ये ज़मीन में सरकने लगे, तो कुछ इनमें भी खाने के लिए लड़ाई होने लगी। तो कुछ लोगों में, जैसे आर्कियोप्टेरिक्स, कुछ ऐसे भी थे डायनासोर्स जिनमें पंख आ गए, तो वो हवा में उड़ने लगे कि भाई नीचे तो बड़ा कंपटीशन है खाने पीने का, तो चलो हवा में उड़ा जाए। तो उनको एविस कहा गया। और कुछ ऐसे होने लगे कि उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चे को ही सीधा जन्म देंगे, अंडे को कौन रखा है? अंडा तो दूसरा खा जाता है, हम 10 दिन रखाएंगे, जरा सा इधर उधर हुए नहीं
तो इन्होंने कहा कि हम तो बच्चों को जन्म देंगे, और कुछ के बच्चे तो जन्म लेते ही दौड़ने भी लगते हैं, तो ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी हुई। इन्होंने अपने लिए केव्स बनाई, गुफाएं बनाई, हमने भी बनाई थी, और दूसरे लायन है, ये सब देखो केव्स में रहते हैं। कुछ सब स्ट्रेटम ज़मीन के अंदर गुफा बना के रहते हैं, जैसे खरगोश हो गया तो वो सब स्ट्रेटम में रहता है, लेकिन ये केव बना के रहते हैं और अपने बच्चों को जन्म देंगे, इसलिए ओवीपेरस हुए, चाहे विविपेरस हुए। तो चाहे विविपेरस बच्चों को जन्म देने वाले, और ओवीपेरस का मतलब है कि लेइंग एग्स, जो ले एग करें उन्हें क्या कहेंगे बताओ, ओवीपेरस। और जो गिव बर्थ टू बेबी उन्हें क्या कहेंगे बताओ, गिव बर्थ टू बेबी, उनका क्या नाम होगा, विविपेरस। तो मैमल्स का मतलब क्या है कि इनमें मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं और वो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, दूध पिलाते हैं। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई कॉर्डाटा के बारे में। तो हम अगर कहीं भी बात कर रहे हैं तो इन सभी में स्पर्म एंड ओवम तो होगा ही, तो स्पर्म एंड ओवम में किसी का बाहर होगा फर्टिलाइजेशन, और किसी किसी केस में अंदर होगा। सो दैट मच वी हैव सीन। ओके, नाउ इतनी बात हमने कर ली है, तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखेंगे, और कल सुबह की सर, कल सुबह 11 बजे कराएंगे आप क्लास। ओके, कल सुबह की होगी ना सर? हाँ सुबह 11 बजे रखेंगे। हाँ तब ओके सर, थैंक यू। ओके, वेलकम।